नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। तबलीगी जमात को बैन करने की मांग उठ रही है। अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा गया है। आयोग के सदस्य परविंदर सिंह कुंवर इकबाल ने ये पत्र लिखकर कहा है कि इन्होंने कोरोना फैलाया है और इसलिए तबलीगी जमात को बैन कर दिया जाए। तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा कोरोना महामारी को फैलाया जा रहा है और ये सभी तबलीगी जमात के सदस्य मुस्लिम बस्तियों में जाकर छिप रहे हैं, मस्जिदों में छिप रहे हैं, मदरसों में छिप रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। लंबे समय से फरार चल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की 5 सदस्यीय टीम जो है वो शामली के कांदला पहुंची थी। दिल्ली पुलिस साद के फार्म हाउस की तलाशी भी ले चुकी है और रिश्तेदारों से पूछताछ करके वापस लौट आई है। मौलाना साद तबलीगी जमात का प्रमुख है और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के जलसे के बाद देश में कोरोना और ज्यादा फैल गया। आरोप है कि इन्होंने ही लोगों को बुलाया था और उसके बाद खुद गायब हो गए और तब से अभी तक 29-30 मार्च की वो तारीख है जब पूरा मामला सामने आता है और तब से मौलाना फरार है। और छापेमारी के वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज ने जो है मौके का जायजा लिया। ब्रांच की टीम मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर कांदला पहुंची है। कांदला उनका जो आवास है मौलाना साद का, वहां पर जो है 5 सदस्यीय टीम पहुंची है और मौलाना साद की तलाश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है वो यहां पर मौजूद है। 5 सदस्यीय टीम जो है गाड़ी में दिल्ली पुलिस की मौलाना साद के मकान पर पहुंची है और ये सामने मौलाना साद का आवास है, जहाँ पर जो है बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि मौलाना साद यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो मौलाना साद यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर अंदर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जो है अंदर मौजूद है, जिनसे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ कर रही है। लोकल स्तर की जो टीम है, लोकल थाने की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार मौलाना साद की के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद से जो तबलीगी जमात के लोग थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद से मौलाना साद कहीं जाकर छिप गए थे, जिसको लेकर के लगातार जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो कई बार यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन मौलाना साद यहाँ पर नहीं मिले थे, ना ही उनकी कोई जानकारी मिल पाई थी। उसी को लेकर के फिर दोबारा से जो लोकल पुलिस है या दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची है और अंदर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे जो है पूछताछ कर रही है, मौलाना साद के बारे में जानकारी जुटा रही है। ईडी के जो है ईडी ने भी जो है मौलाना साद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है वो अंदर मौजूद है। जो मकान है उसका जो है दरवाज़ा बंद किया गया है और एक बंद मकान कमरे में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि मौलाना साद अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार शामली पुलिस व दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है। शहनवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। देश में लॉकडाउन के 30 दिन हो चुके हैं। कानपुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बेवजह लोग वाहन पास लगाकर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। रोज नए तरीके अपनाकर पुलिस इनको समझाने की कोशिश भी करती है। कानपुर में एक बार फिर से पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को बैरिकेडिंग बनाकर वहां पर खड़ा किया, बाकायदा रोका गया और ह्यूमन बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया। इन्हें सबक सिखाया गया। लॉकडाउन का 30 दिन हो चुके हैं। कानपुर में अधिकारी समझा के लोगों को परेशान हो चुके हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त देखिए, जैसे आम दिनों में भीड़ रहती है उससे कुछ कम जरूर है, लेकिन जहां तक कैमरे की नजर जाए लोग बाइक्स पर घूम रहे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, लोग मानने को तैयार नहीं है। अब पुलिस परेशान हो चुकी है और पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है कि वो लोग जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उन्होंने बैरिकेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है कि इनको बैरिकेड की तरह इस्तेमाल करें ताकि ये अपने घरों में जो नहीं बैठकर बेवजह घूम रहे। सर क्या ये अनावश्यक रूप से घर से निकले हुए घूम रहे हैं, कोई इनको काम नहीं है, कोई बहाना लेकर के बस साइकिल लेकर घूम रहे हैं। देख रहे हैं रोड पे क्या हो रहा है, स्थितियाँ जान रहे हैं। हाँ, ये बैरिकेडिंग करेंगे, अब चेकिंग कराएंगे। मैं सर ड्यूटी से आ रहा हूँ जी। कहाँ घूम रहे थे? सर मैं घूमने में अपनी जॉब से आ रहा हूँ सर, इनकम टैक्स को लक्ष्मण बाग में करता हूँ सर। आप कैसे घूम रहे हैं?
हम राशन कार्ड लिए हुए हैं, फैमिली सुविधा। जिसको रोक लो कोई ना कोई बहाना बताता, कोई कह रहा दवाई, कोई कह रहा राशन कार्ड, कोई कह रहा कुछ। यानी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने नया फॉर्मूला निकाला है कि बैरिकेटिंग्स का यूज ना, और उन लोगों को बैरिकेटिंग की तरह यूज किया जाए जो घरों में न बैठकर अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो देखिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब लोग अपनी बेवकूफ़ी नहीं छोड़ते हैं। तो ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन के 30 दिन के बाद अगर हम बात करें तो ये लॉकडाउन के जो दिन थे संजीवनी साबित हुए हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां कोरोना से जंग में धराशायी हो गई, लेकिन पीएम मोदी के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सीएम योगी की लगातार मॉनिटरिंग का नतीजा है कि ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बनने से बच गया। कोरोना की आपदा के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो लॉकडाउन का ऐतिहासिक फैसला लिया था उसका साफ असर दिख रहा है। और ताज के शहर आगरा की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आगरा में ही पाए गए हैं और 300 से ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है। लेकिन पीएम मोदी का जो सराहनीय निर्णय था और सीएम योगी लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगरा में पल पल की खबर ले रहे हैं, तो इसको लेकर के आप देखिए कि लॉकडाउन यही है कि एक तरफ से सारी दुकानें बंद हैं और सड़कों पर आवागमन ना के बराबर है। सिर्फ वही लोग जो जरूरी सेवाओं में लगे हैं वही आते जाते हैं और चौराहों पर तैनात पुलिस बाकायदा चेकिंग करती है, उनके आई कार्ड देखती है और जब संतुष्ट हो जाती है उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने देती है। तो सड़कों पर वीरानगी छाई है, वो इसलिए छाई है ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। तो जिंदगी बचाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने, जिस तरह से उसका अनुपालन कराया है, आगरा प्रशासन जिस तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन को पालन कराया है, यहाँ तक कि कर्फ्यू जैसा नज़ारा पूरे शहर में दिखता है क्योंकि यहाँ संख्या बढ़ती चली जा रही थी। तो अब संख्या पर भी नियंत्रण धीरे धीरे शुरू हो गया है और आगरा में लॉकडाउन 100% कामयाब दिखता है। और इसकी वजह से लोग यहाँ तक कहने लगे हैं अगर पीएम मोदी ने लॉकडाउन इतनी सख्ती से न कराया होता तो ताज का शहर आगरा चीन का वुहान बन जाता और वुहान जैसे यहाँ के हालात दर्दनाक होते। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है। मेरठ में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि यहाँ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 85 हो गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई। हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़कर 22 हो गई। कोरोना के रोजाना नए केस मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन का अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर मेरठ में लॉकडाउन का आज 30वां दिन है। इन 30 दिनों में मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1 से बढ़कर 85 हो गया है। मेरठ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मेरठ का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां कोरोना के मरीज ना मिले हों। मेरठ के सरधना, मवाना, फलावदा, लखीपुरा, जली कोठी, शास्त्री नगर सेक्टर 13, रजबन सहित तकरीबन 22 हॉट स्पॉट्स अब तक बन चुके हैं और रोज़ाना कोरोना के मरीज़ मिल रहे हैं। मेरठ का ये घंटा घर का इलाका है और यहाँ पर पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती रहती है और लोगों को समझाती रहती है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, आप लोग अपने अपने घरों में जाइए और कोरोना के खिलाफ जंग लड़िए घर में रहकर। लेकिन लोग हैं कि अभी भी मानते नहीं हैं। देखिए ये मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं, स्कूटी से चले आ रहे हैं और पुलिस वाले इनको समझाते हुए ऐसे ही नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राइट कंट्रोल व्हीकल की आप गाड़ी देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के जवान भी लगातार मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। ये वही इलाका है जहां बीते दिनों एक आरोपी को भी अरेस्ट किया गया था। लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, ऐसे में सब कुछ बंद पड़ा है। सिर्फ जरूरी चीजों को ही थोड़ी सी इजाजत मिल रही है। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी सब कुछ बंद है। यहाँ के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में सन्नाटा है। फैक्ट्रियां बंद है, बावजूद इसके लॉकडाउन का स्वागत किया जा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। घर पर रहने की पीएम की अपील को वो लोग बेहतर बता रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। लोगों की जान जो बची हैं उसके लिए मैं सरकार को जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ वो कम रहेगा, क्योंकि और खास तौर से मेरे कानपुर के प्रशासनिक जो लोग हैं और जो
सबने सहयोग किया है, उसको देखते हुए कि लॉस कहीं कोई मायने नहीं रखता। सर किस ट्रेड से आप हैं और किस में कितना प्रोजेक्ट्स पर लॉस हुआ लोगों को? मैं रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और रियल इस्टेट में मेरे यहाँ लेबर कम से कम 300-400 लेबर वर्क करती हैं, तो उसको उनको बैठक दे रहा हूँ, लेकिन वो मैंने कहा ना, जान है तो जहान है, लॉस कोई मायने नहीं रखता है। जब अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो लॉस और प्रॉफिट क्या करेगा। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन पार्ट 1, पार्ट 2 30 दिन पूरे हो चुके हैं। कानपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ छोटे बड़े मिला के 1750 से ज्यादा उद्योग हैं। उद्यमियों का यह मानना है कि यहाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर है कानपुर का, नोएडा के बाद, जहां से रेवेन्यू जाता है। अगर मजदूरों की बात करें तो 17 लाख मजदूर यहाँ फैक्ट्रीज में काम करता है। अधिकतर मजदूर अपने गांव जा चुके हैं, जो यहाँ बचे हुए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 17 से 18 हजार मजदूर मात्र यहाँ रह गए हैं, जिनका प्रदेश सरकार उनका भरण पोषण ख्याल रख रही है और कुछ सामाजिक संगठन में, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है। उद्यमियों का यह मानना है कि करोड़ों रुपए का लॉस जरूर हो रहा है, मगर जिंदगियों से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार के यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी है, जिस प्रकार से यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है, उसके आगे ये सब बेकार है। यानी जिंदगियां रहेंगी तो व्यापार फिर हो जाएगा। और व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लखनऊ में लगातार नोकझोंक की तस्वीरें भी आई। पहली तस्वीर आज देखिए, जहां लड़की पुलिस से उलझती है। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब 3 लड़कियां पुलिस से बदमिजाजी करती हैं। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? उधर कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ? और कोरोना बुलेटिन यानी कि अवनीश अवस्थी जी, आज क्या तैयारियां हैं, सरकार के क्या कदम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। पेट्रोलिंग करें, यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग न हो, और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा। लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश ये दिया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाए और क्वारंटाइन सेंटर्स में खान पान की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वहां पर सोने की और अलग अलग व्यवस्था जो है उस पर भी उन्होंने समीक्षा की और आदेश दिया कि ऐसे सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को वरिष्ठ अधिकारी यानी जिलाधिकारी स्वयं भी, पुलिस अधीक्षक स्वयं भी, सीएमओ भी जाकर देखें और कहीं भी वहां पर दिक्कत न हो। यदि कोई क्वारंटाइन सेंटर चिकित्सा अधिकारियों या नर्सों के लिए है, उस क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कि किसी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी को, किसी भी हमारे डॉक्टर को, किसी भी हमारे नर्स को या और पैरामेडिकल स्टाफ को दिक्कत न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज ये दिया है कि 20 या 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं वहां एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे ये कम से कम 1 सप्ताह कैंप करेंगे और 1 सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहां की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहां पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया
कि ऐसे जो 20 या 20 से अधिक वाले जनपद हैं, अगर उसी जनपद में मंडल स्तर पर आईजी या डीआईजी तैनात नहीं है और ऐसा जनपद है जहां वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, तो आईजी स्तर का भी एक अधिकारी जो है ऐसे जनपदों में भेजा जाएगा। इस पुलिस अधिकारी के लिए भी लॉकडाउन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। तो 20 या 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के करीब 15 जनपद आज है, लेकिन नोएडा में सीओ ग्रेटर नोएडा पहले से समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी 14 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 अधिकारी जो है फील्ड में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्यान्न वितरण की नवीनतम जानकारी भी ली है और मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि जो खाद्यान्न वितरण का अभी तक काम हुआ है उसमें काफी मात्रा में अब खाद्यान्न द्वितीय चक्र में बंट गया है। अब तक राशन कार्ड जो है 3,56,00,000 है, जिनमें से 3,14,00,000 यानी 88% राशन कार्ड पर द्वितीय चक्र में खाद्यान्न बंट गया है। अर्बन एरिया में भी बंट गया है और रूरल एरिया में भी बंट गया है। और जो 14,33,00,000 यूनिट्स है, उनमें से 13,10,00,000 यूनिट पे यानी 91% यूनिट पर भी खाद्यान्न जो है दिलवा दिया गया है। और जो 7,10,000 मीट्रिक टन का खाद्यान्न का अलॉटमेंट है, उसमें से 6,55,000 मीट्रिक टन यानी 92.29% खाद्यान्न उठा लिया गया है। तो द्वितीय चक्र में भी खाद्यान्न वितरण में कहीं कोई कमी नहीं रही है और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है समीक्षा आज की और इसको भी कंप्लीट करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि 1 मई से प्रारंभ होने वाले खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ साथ नए राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। और 1 मई से फिर से खाद्य और रसद विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि अंत्योदय के कार्ड धारक को 20 किलो प्रति कार्ड गेहूं और 15 किलो प्रति कार्ड चावल, कुल मिला के 35 किलो जो है प्रति कार्ड खाद्यान्न दिया जाए। और बाकी अन्य श्रेणी में जो लाभार्थी हैं, मनरेगा, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला खोंचा, ई रिक्शा वाले श्रमिक, सभी को प्रति यूनिट जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यानी 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट उनको भी दिया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि फिर से द्वितीय चक्र में निःशुल्क जो है खाद्यान्न की व्यवस्था 1 मई से की गई। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि शेल्टर होम, कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सैनिटाइज भी किया जाए। शेल्टर होम में रह रहे सभी व्यक्तियों का पूल टेस्ट भी किया जाए और कम्युनिटी किचन में गुणवत्ता भी भोजन का दिया जाए। जो मुख्यमंत्री जी की पीड़ित सहायता कोष, कोविड फंड, केयर फंड स्थापित करने की बात का जो आदेश हुआ है, इस फंड के धनराशि के उपयोग के लिए कोविड से बचाव और उपचार के लिए फंड की धनराशि को टेस्टिंग, L1, L2, L3 अस्पतालों के व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक और PPE किट और N95 मास्क के लिए भी निर्देश पुनः आज दिया गया है। फंड की धनराशि से PPE क्रय करते हुए इमरजेंसी सेवाओं में प्रारंभ करने के लिए जिलाधिकारियों को और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा यह भी आदेश किया गया है कि संक्रमण सभी जनपदों में कहीं ना हो, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जहां संक्रमण का प्रभाव है और वहां PPE और N95 मास्क का अवश्य उपयोग किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन पर फिर से निर्देश दिया है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को कि ऐसे लोगों के नंबर, डॉक्टर्स के नंबर जो है वो प्रचारित किए जाए जो टेलीफोन पर
उपचार का परामर्श दे सकते हैं और घर बैठे चिकित्सकीय व्यवस्था की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इमरजेंसी सेवा के अलावा उसमें जो प्रोटोकॉल है उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने गेहूं खरीद और विभिन्न गतिविधियों की भी आज समीक्षा की। उनको बताया गया कि लगभग 5,200 में से 4,000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्र में गेहूं की क्रय की कार्रवाई अब चालू हो गई है। कृषि के प्रमुख सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में, और ये रिकॉर्ड है और ये आप नोट कर लीजिए, उर्वरक के यानी फर्टिलाइजर के 53,000 आउटलेट्स काम कर रहे हैं। 53,000 आउटलेट्स फर्टिलाइजर के प्रदेश में इस समय काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जायद की फसल की जो है कार्रवाई हो रही है। जायद फसल भी लगभग 99% जो है फसल लग गई है। तो फसल में फर्टिलाइजर की आवश्यकता है तो 53,000 फर्टिलाइजर के आउटलेट्स चल रहे हैं। 37,000 पेस्टिसाइड्स के यानी दवा के जो है कृषि रक्षा के लिए दवा की दुकानें चल रही हैं और बीज के 36,000 सेल पॉइंट्स आज की तारीख में चल रहे हैं। ये भी एक बहुत तेजी से काम हुआ है। जायद की फसल में अब तक 8.12 लाख हेक्टेयर बुआई हो गई है और मात्र 2 लाख हेक्टेयर बुआई जो है मात्र जो है 2% बुआई पेंडिंग है। मेंथा की फसल में भी बुआई हो गई है और लगभग 2 लाख हेक्टेयर में मेंथा की भी बुआई पूरी कर ली गई। आज यह बताया गया कि जो मनरेगा की धनराशि भारत सरकार से आनी थी, वित्त सचिव ने बताया कि मनरेगा की धनराशि जो पहले एडवांस में राज्य सरकार ने 681 करोड़ दे दी थी, उसके अलावा भी 1227 करोड़ रुपया मनरेगा में प्रदेश सरकार को मिला है। जो कार्यों के निष्पादन के लिए है, मनरेगा के कार्यों के निष्पादन के लिए इस धनराशि को भी तत्काल ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर ली गई है और बहुत तेजी से इस पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि के अंतर्गत भी लगभग 4100 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक बांट दी गई है और हर हालत में 2 करोड़ से अधिक किसानों को ये धनराशि भेज दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा की और यह कहा कि नोडल अधिकारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है अपनी समीक्षा प्रत्येक प्रदेश में करें। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि जो हमारे अप्रभावित जनपद हैं, जहां पर डीएम्स ने, जिलाधिकारी ने अलाउ किया है, वहां औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पेपर क्यों